सबसे पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह, और जितने भी आदरणीय सर हैं, आदरणीय विवेक सर, आदरणीय अशोक सर जो कि ओमेगा कोचिंग के डायरेक्टर हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय अशोक सर का, आदरणीय विवेक सर का, जिनकी कोशिशों के बाद ये संभव हो पाया कि आज आप हमारे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ। कल का जो मेरा प्रोग्राम था, मेरा परिचय थोड़ा बहुत टीचरों के द्वारा आपके साथ हो चुका है। मैं जीएस वर्ल्ड में सिविल की कक्षाओं में लगातार कक्षाएं लेता हूं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स इस बार 2019 की पीसीएस में इंटरव्यू में सम्मिलित हो रहे हैं। उन 6-7 स्टूडेंट्स के बीच हमारी एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग के लिए मुझे सिविल लाइन्स में आज पहुंचना था। लेकिन कल शाम को जब विवेक सर का फोन आया कि सर एक छोटी सी गुजारिश है आपकी मेरी, कि मैं चाहता हूँ कि कल महुआ में बहुत छोटे छात्र हैं जो अभी किसी सिविल सेवा की तैयारी तो नहीं करते, किसी बड़ी एग्जामिनेशन की तैयारी भी नहीं करते, लेकिन उसकी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और मैं चाहता हूं कल उनके बीच आप पहुंचे और उनके जिंदगी में अपने किस दिशा की तरफ चले, थोड़ा सा उसका मार्गदर्शन करेंगे तो शायद बेहतर हो सकेगा। तो मैं बहुत वह में हो गया कि मैं इन 5 बच्चों का भविष्य देखूं जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इंटरव्यू उनके सामने लगा हुआ है, जो कल एसडीएम के पद पर पहुंचेंगे, डिप्टी एसपी के पद पर पहुंचेंगे। मैं उनके बीच अपना कल का समय करूं जिनके बीच में मीटिंग पहले से रख चुका था, या फिर मैं उस गांव में जाकर के उन छोटे बच्चों के बीच। तो मैंने निर्णय यही लिया कि मुझे जाना चाहिए उन बच्चों के बीच जिनके पीछे मार्गदर्शन का अभाव है, जिनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सही चीजों को जानकारी मिल पाए कि हमें भविष्य में क्या करना है। तो जो मैंने ये निर्णय लिया, ज्यादा बेहतर मेरा ये होगा कि मैं आपके बीच पहुंच आया तो मेरे नए साल के सबसे बेहतर दिन आज हमारा 1 जनवरी 2021 हो पाएगा। और मुझे यहाँ आने के बाद ये महसूस हुआ, मैं लगातार बैठकर आपकी आंखों में उस तेज को और उस आग को महसूस कर पा रहा हूँ जो सही दिशा नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से आज आप लोग अपने मार्ग से विचलित हैं, और आपकी आंखों में इतनी तेज होने के बावजूद ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी कड़ियां हैं जिसके बावजूद आप नीली बत्ती का ख्वाब आप नहीं देख पाते, ऐसे कौन से कारक हैं जो आपके कैरियर में बाधक बनते हैं। आप ये सोच ही नहीं पाते कि जो कोई दूसरा व्यक्ति अगर नीली बत्ती का ख्वाब देख सकता है, वो आईएएस आईपीएस बन सकता है, वह किसी पद पर जाकर न्यायाधीश बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। आप सोच नहीं पाते। उसी कारक को दूर करने के लिए आज के आपके बीच उपस्थित हुआ, और आज आकर आपके बीच मुझे यह महसूस भी हुआ कि मैंने यहाँ आकर कोई गलत निर्णय नहीं लिया। तो इसी बीच मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि सबसे पहले आप अपने अंदर की कमियों को पहचानिए। मैं आपको देख के ये महसूस कर पा रहा हूँ, मैं अभी विवेक सर से बात कर रहा था, मैं सबसे पहले म्यूजिशियन साहब को जब देखा तो मुझे एक चीज को देखकर ये लगा कि किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी काम दुनिया का छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी तैयारी छोटी बड़ी नहीं होती, कोई भी उद्देश्य छोटा बड़ा नहीं होता है। मायने ये रखता है कि आप अपनी लाइफ में उसे कैसे लेते हो। अगर कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हो अपनी जिंदगी के लिए, तो उस लक्ष्य को इस प्रकार से निर्धारित करिए कि आपकी मांसपेशियों में गूंजे, आपकी हर अदाओं में दिखे, आपकी रगों में दिखे कि आपका वह लक्ष्य है। जिस दिन आपकी अदाओं में, आपकी रगों में, आपकी मांसपेशियों में आपका लक्ष्य दिखने लगेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया की किसी भी मंजिल को आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जरूरत है इस चीज की कि जो लक्ष्य आपने देखा है कि क्या लक्ष्य को केवल आप पर थोपा गया है कि उसे आपने अपनाया है। मायने ये रखता है कि जो लक्ष्य का निर्धारण आप जिंदगी में करते हैं वह किसी के द्वारा थोपा गया लक्ष्य है कि जिंदगी में आपने उसे खुद चुना है। जिस दिन आप लक्ष्य को खुद चुनेंगे कि वही जिंदगी का आपका ख्वाब बन जाता है। कहते हैं, आपको साइको में पढ़ाया भी जाता होगा, हमें रात को ख्वाब क्या आता है। ये कहा जाता है हमें रात को ख्वाब वो आता है जो दिन में हम सोचते हैं। आपके साथ होता होगा, व्यवहार की जिंदगी में भी होता होगा। रात को ख्वाब वही आता होगा जो दिन में आप तस्वीर करते हैं, इमेजिन करते हैं, सोचते हैं। जिस दिन आपको रात में ख्वाब में आपकी किताबें आने लगे, आपकी लाइन आने लगे, तब समझिए आपने लक्ष्य को अपना लिया है और आप लक्ष्य में डूब चुके हैं और वो आपके मांसपेशियों में उतर चुका है। जरा सोच कर देखिए कि कितने लोगों के ख्वाब में किताबें आती हैं, कितने लोगों के ख्वाब में आपका लक्ष्य गूंजता है। अगर ये नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि अभी आपका लक्ष्य आपकी रगों में उतरा ही नहीं, आपकी किताबें आपकी मांसपेशियों में उतरी ही नहीं। अगर आपको इस 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं जिनको देखने के बाद आपको लगता है काश मैं भी उन जैसा बन जाऊं, मैं भी उनको आइडियल मानूं, मैं भी उस कुर्सी पर पहुंच जाऊं, कभी आपने ये नहीं सोचा मैं भी ऐसा बनूं कि मेरे जैसा लोग बनने के लिए सोचें। इसको सोचने के लिए आपको एक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना कठिन परिश्रम के दुनिया के किसी भी चीज को जीता नहीं जा सकता। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो,
दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुको मत। निरंतर जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, एक दिन आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। और आपके अंदर सबसे बड़ी जो फाल्ट है फ्रेंड, मुझे बहुत छोटी सी उम्र में बड़ी शोहरत मिली, यहाँ से दिल्ली तक आज शायद पहला मौका है कि जिसके सामने मैं बोल रहा हूँ सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह है। और अभी तक मैं जहाँ हमेशा रोज खड़ा होता हूँ जिस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ शायद मैं सबसे छोटा पैदा होता हूँ। मेरी सबसे उम्र के, मेरी उम्र में सबसे बड़े लोग वहाँ बैठते हैं जो आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई समीक्षा अधिकारी के पद पर है या किसी न्यायाधीश के पद पर है, किसी अन्य जगह कार्य कर रहा है। लेकिन ये मौका जब आपके सामने मुझे मिला है तो मेरा मन करता है कि जो कमियां हैं वो आपके सामने मैं शेयर करूं और बताऊं कि जिंदगी में किन मूल्यों को अपनाइए और किसे अपनाइए ताकि आप भी उस कुर्सी पर पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ जितने स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोग अभी सब इंटर या 11th के बच्चे हैं या कोई भी एकेडमिक या कंपटीशन का बच्चा मुझे नहीं दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से किसी वृक्ष का जब वृक्षारोपण किया जाता है उसकी एक अवस्था तब तक होती है जब तक आप जिस दिशा में चाहो पेड़ के साथ कोई दिशा दे दो, उसी दिशा में पेड़ घूम जाता है। लेकिन आपका वृक्ष एक बार एक ऐसी अवस्था में पहुंचेगा जिस अवस्था के बाद उसका परिवर्तन संभव नहीं है, उसके पहले जितना परिवर्तन करना था कर चुके होते हैं। और जो आपकी इंटर की जिंदगी होती है ना साहब, ये इंटर की जिंदगी एक चौराहे पे खड़े हुए व्यक्ति की तरह होती है। जब इंटर की जिंदगी आप इंटर पास करते हैं तो आप ऐसे चौराहे पे खड़े होते हैं, एक तरफ आपके मेडिकल में जाने का रास्ता है, एक तरफ आपके पास इंजीनियरिंग की तरफ जाने का रास्ता है, एक तरफ आपको जुडिशरी में जाने का रास्ता है, एक तरफ आपको सिविल सेवक बनने का भी रास्ता खुला हुआ है। और ऐसे चौराहे पे पहुंचने के बाद आप वो की हालत में होते हैं। और गार्जियन को क्या लगता है? गार्जियन को ये लगता है कि जिसका ख्वाब उन्होंने जिसका ग्लैमर देखा, वही ग्लैमर का ख्वाब आप पर थोप दिया जाता है। नहीं फ्रेंड, दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर एक अपनी काबिलियत होती है। कोई भी पर्सन, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर कोई सोचता है कि मेरे अंदर तो कोई हुनर नहीं है, जैसे किसी व्यक्ति के कला पर जब तालियों की गड़गड़ाहट हुई तो आपका भी मन हुआ काश मेरे पास भी कोई एक ऐसी कला होती कि जिसकी वजह से मेरे किसी कृत्य पर बहुत सारी तालियां गूंजती तो मुझे भी अच्छा महसूस होता। ऐसा सोचा होगा आप लोगों ने, लेकिन ये सोचा नहीं वह मेरे अंदर आर्ट कौन सी है, वह मेरे अंदर की कला कौन है जिसकी बदौलत मैं पूरी दुनिया में झंडा गाड़ सकता हूँ। तो जरूरत है आपको अपने अंदर की कला को पहचानने के लिए। आप अपनी कला को पहचानिए कि मैं किसके लिए बना हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान को टेनिस पकड़ा दिया जाता तो क्रिकेट का भगवान नहीं होता। अगर सानिया मिर्जा को हाथ में बैट दे दिया जाता तो सानिया मिर्जा नहीं बनती। और देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को अगर फुटबॉल का लियोनेल मेसी बनाया जाता तो देश का मिसाइल मैन नहीं बनता। तो जरूरत ये है आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस लिए बने हैं और आपका असली टैलेंट क्या है, और अपने टैलेंट को पहचान के। मेरा कहने का मतलब कदापि नहीं है, सर का उद्देश्य भी था कि सही बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको शिक्षा प्राप्त करनी है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी मैं। वीरेंद्र सहवाग को जब 2003 में पहली बार मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया, जब इंटरव्यू में रवि शास्त्री ने उनसे सवाल किया कि कैसा महसूस हो रहा था जब आपने 50 बना ली, तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा जब मैंने 50 बनाई तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ कि मेरे पहले ही मैच में अच्छा प्रदर्शन हो गया, लेकिन जब ज्यादा रन होने लगे तो हमें डर भी होने लगा। तो कहा डर किस बात का था? कहा डर इस बात का था कि मुझे ये डर सताने लगा कहीं ऐसा ना हो मुझे मैन ऑफ द मैच बना दिया जाए और मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं बोलूंगा क्या अपनी पब्लिक के सामने। इसका मतलब दुनिया के किसी भी ओहदे पे पहुंचने के बाद शिक्षा मायने रखती है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो बहुत बड़े ओहदे पे पहुंचने के बाद भी आपकी नजरें झुकेंगी, क्योंकि आपको बोलने की कला नहीं है, आपको अपनी चीजों को एक्सप्रेस करने की कला नहीं है। तो इसलिए ये जो आपकी लाइफ है, अभी जाओ किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप डांसर बनो, आप सिंगर बनो, आप कोई बिजनेसमैन बनो, लेकिन पहले आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, पहले आपको एजुकेशन लेनी है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड, तो इस इंटर के समय ही आप ये तय कर लीजिए हमें करना क्या है और पढ़ना क्या है। जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वह मेडिकल में जाएंगे, चाहे वह इंजीनियरिंग में जाएंगे, चाहे वह सिविल सेवा की तरफ जाएंगे, फ्रेंड जितना भी पाठ्यक्रम आपका है उस पाठ्यक्रम को आपको हर पाठ को पढ़ना होगा। किसी व्यक्ति ने सवाल पूछा किसी एक आईएएस टॉपर से, ये बताइए कि आईएएस बनने के लिए बच्चे के साथ बचपन से क्या किया जाए? कहा बचपन से उसके साथ कुछ ना किया जाए। जब वह क्लास लोअर केजी से लेकर इंटर तक जो उसका पाठ्यक्रम है, जो उसका सिलेबस है, केवल उसे सिलेबस पढ़ा दो, उसे टॉप मत कराओ। आपका गार्जियन क्या करता है? आपका गार्जियन ही तो आपको स्वार्थी बनाया, क्योंकि आपके पास शुरू से ही इस बात के लिए थोपा गया कि आपको नंबर 1 आना, क्लास में पोजीशन आनी चाहिए। वो कैसे आई? डजंट मैटर। आपका पाठ्यक्रम कवर हुआ नहीं हुआ, डजंट मैटर, लेकिन नंबर 1 आना चाहिए।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है आपकी पोजीशन आती है या नहीं आती है ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है जो आपका पाठ्यक्रम है वो कवर करते हैं या नहीं करते हैं। जब यूपीएससी के लिए आप एंट्री करेंगे दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी टीचर के साथ, इस समय अपनी तैयारी को शुरू कहाँ करेंगे? आदरणीय विवेक सर आपके बीच बैठे हुए हैं, तो पहला शब्द यही होता है क्लास 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी को क्लियर कर लो, यूपीएससी निकल जाएगा। आईएएस बन जाओ। तो 6 से 12 के एनसीईआरटी के पढ़ने के दौर में आप हैं। अगर आज इतिहास के पुरोधा आपके सामने बैठते हैं तो एनसीईआरटी 11th और 12th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी की महत्ता को विवेक सर आदरणीय समझते हैं और आप उस दौर में हैं। अगर आज आपने एनसीईआरटी की उसकी भूमिका को, उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, कल पलट कर फिर ही आना है आपको। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप किसी भी रास्ते में जाए, चाहे सिविल सेवक के रूप में जाए, चाहे मेडिकल सेक्टर में जाए, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर में जाए, यही मैथ, फिजिक्स और रीजनिंग आपको पढ़नी है जो आदरणीय सत्येंद्र सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। चाहे आप मेडिकल में जाएंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, अगर सिविल सेवा में भी जाएंगे, हम लोग उसी में डूब के देख रहे हैं फ्रेंड। जब आप सिविल सेवा में जाएंगे तो जीएस की तैयारी का जब आपके ऊपर भार पड़ेगा ना, उस वक्त नहीं होगा कि आप अंग्रेजी पढ़ पाए, उस वक्त नहीं होगा कि आप उस समय मैथ, आप साइंस को पढ़ें, आप फिजिक्स को पढ़ें और केमिस्ट्री को पढ़ें। एक विषय होता है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहा जाता है। बिना उसके क्वालिफाई के आप अपने विषय में टॉप करके आएंगे ना तो सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। और ये बताया जाता है क्या सर ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जीएस क्वालिफाई कर जाए उसके बाद सीसैट में फेल होते हैं? बिल्कुल फेल होते हैं। सीसैट जैसी परीक्षा को अगर आपने पास नहीं किया तो आप जीएस में टॉप करके भी फेल हो सकते हैं और उस कड़ी को मजबूत करने का वक्त आज है आपका, जो आज आप कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरा आज आपके बीच अगर ऐसी कोई चिंगारी, ऐसी कोई आग लगा के यहाँ से गया तो शायद मेरा 2021 का सबसे बेहतर दिन होगा। अगर एक भी बच्चा आज मेरी स्पीच के बाद, मेरे इस भाषण के बाद अगर उसकी विचारधारा बदल गई और वह सही रास्ते में निकल गया तो शायद मेरे 2021 का सबसे खूबसूरत दिन होगा ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमसे आदरणीय अशोक सर ने कहा कि आप बच्चों को मोटिवेट करिए, लेकिन मैं आपको इस दावे के साथ कहता हूँ कोई संदीप महेश्वरी, कोई इमरान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट आपको अगर आपको गार्जियन नहीं कर पाया, आप अपने माँ बाप के चेहरे को उनकी आंखों में देखा हुआ ख्वाब से मोटिवेट नहीं होते तो कोई संदीप महेश्वरी और इमरान मोटिवेट नहीं कर सकता। यदि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप खुद से देखिए, अपने पेरेंट्स की आंखों में वह ख्वाब देखिए, वो उम्मीदें देखिए, जिस उम्मीदों की बदौलत वह रात दिन के खेतों में काम करते हैं फिर भी आपकी फीस की व्यवस्था। अगर आपको वो मोटिवेट नहीं कर पाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकती। तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, केवल हार्ड वर्क करिए। गोविंद जायसवाल 2008 बैच का आईएएस बनता है और आईएएस बनने के बाद उसकी बीवी आईपीएस बनती है और दोनों को बुला के पूछा गया कि आज आपको एक बेटा हुआ है, अपने बेटे के लिए क्या मांगोगे आप? गोविंद जायसवाल कहता है मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा मेरा बेटा माइंड से कमजोर होकर चलेगा लेकिन मेरा बेटा मेहनती होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे दिमाग वालों को फेल होते देखा है लेकिन मेहनती को फेल होते देखा नहीं है। तो मेहनत करना सीखो, लाइफ में स्ट्रगल करो, हार्ड वर्क करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर तुम्हें मेहनत करना आता है तो दिमाग से तुम कमजोर भी हो तो एक दिन तुम अपना झंडा दुनिया में गाड़ सकते हो। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूँ सिर्फ मेहनत करो। यहाँ इनकी कोशिशों को मैं सैल्यूट करता हूँ अशोक सर की कि इस शहर में रह करके मैं वहाँ विद्यार्थियों के बीच हूँ, वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, यही शिक्षक वहाँ आपको पढ़ाते हैं और वही यहाँ आके आपको पढ़ा रहे हैं और उन स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ, कोई खास नहीं है। जरूरत है आपके अंदर जुनून की। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो मंगल ग्रह से नहीं होते हैं जो जाके सिविल लाइंस में तैयारी करते हैं, वो भी आप जैसे ही छात्र हैं। 24 घंटे उन्हीं के बीच बता रहा हूँ। तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपके अंदर टैलेंट है और आपके बीच ये आपका सौभाग्य है कि आदरणीय अशोक सर ने उन सारे शिक्षकों को जो शहर में हैं, जो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आपके बीच जमा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये फ्रेंड जो आप तक आप समझ ही नहीं पाए, आपने उस जोड़ी को पहचाना। आज यहाँ जिस कड़ी में फंसता हूँ तो सबसे पहले आदरणीय विवेक सर के पास जाता हूँ। विवेक सर में यहाँ फंस चुका हूँ और वह शख्स आपको डेली यहाँ 4 घंटे देता है। अगर आपने उसे नहीं पहचान पाया तो सबसे बड़ी कमी तो आपने यही करी। यहाँ आपके साथ डेली 3 घंटे बिताते हैं लेकिन आप पहचान ही नहीं पाए कि हमारे बीच जो 3 घंटे आकर पढ़ा के चला था वो शख्स क्या है। ये काबिलियत को पहचानिए, उनको जितना हो सके उनसे आप हेल्प लीजिए। जब आपको आगे चल के कंपटीशन में तैयारी करा रहे हैं तो भले ही आप अभी 11th में हैं, 12th में हैं, लेकिन यहीं से आपका फाउंडेशन तैयार हो रहा है। अगर आज आपकी नींव मजबूत हो गई फ्रेंड्स ना, तो कल आप कितनी भी बुलंद इमारत खड़ी करेंगे आपको कोई इससे रोक नहीं पाएगा। तो अपनी ताकत को पहचानिए फ्रेंड्स,
वक्त बहुत कम है, मैं और समय आपको लेना नहीं चाहता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ आपसे, जिंदगी के किसी भी पहराए पर जाना चाहते हो, भगवान ने, ईश्वर ने इतना हुनर दिया है, चाहे इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे आपका मेडिकल सेक्टर हो, चाहे सिविल सेवा के क्षेत्र में, आप सब मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरी बहनों की तरह हैं। जो भी मदद होगी, मैं डिग्री क्लास तो नहीं ले सकता यहाँ पे, ये भी फैक्ट है, लेकिन जब भी अशोक सर की आदेश होगा आपके लिए मार्गदर्शन के लिए, जब जरूरत पड़ेगी जिधर भी के लिए भी, तो इतना हुनर है, मैं आपके बीच आकर के वो मार्गदर्शन कर सकता हूँ और जिंदगी की कैरियर के किस दिशा में जाना है ये मैं आपको बता भी सकता हूँ। क्योंकि एक दार्शनिक सुकरात क्या कहता है, एनी चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कोई जंजीर सिर्फ उतनी ही मजबूत होती है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी। और अब क्या है, ये मुल्क और ये हिंदुस्तान पूरा एक जंजीर है और ये छोटे छोटे जो नागरिक बैठे हैं मेरे आंखों के सामने, ये उसकी कड़ियां है। अगर एक कड़ी कमजोर हुई तो पूरी की पूरी जंजीर कमजोर हो जाएगी। अगर हमारा संविधान, एक संविधान का अध्यापक हूँ मैं, आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, बहुत सारे अधिकार मिले हैं, तो आप कुछ कर्तव्य भी है, उन कर्तव्यों को पूरा करिए ताकि आप अपने परिवार का भी विकास करिए और अपने राष्ट्र का भी विकास करिए। मैं लगातार देख रहा हूँ बहुत बच्चे बहुत शांति से बैठ के पूरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा उसको बाधा पहुंचाए उसमें। मैं उनको केवल इतना संदेश देना चाहता हूँ कि जब किसी परिवार से चलकर आप किसी संस्थान में बैठते हो, किसका नेतृत्व करते हो, आप अपने परिवार का नेतृत्व करते हो, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके परिवार का संस्कार क्या है। और जब आप किसी स्टेट से निकलकर किसी देश के बाहर जाते हो तब आप अपने स्टेट का नेतृत्व करते हो। तो कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स मेरा, कि आप लोग अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए और लक्ष्य निर्धारित इसलिए मत करिए कि मेरे भैया आईएएस बन गए या मेरे भैया बगल वाला जज बन गया या भैया इंजीनियर बन गए, उनकी बड़ी शोहरत होती है, बहुत अच्छी शादी हुई इसलिए मैं भी इंजीनियर बनूंगा। ऐसे इंजीनियर नहीं बनना है। अपनी टैलेंट को पहचानो कि आप किस लिए बने हैं, उसी टैलेंट को पहचान कर उसी दिशा में निकल जाइए। लेकिन निकलना ऐसे नहीं है, जब दिन भर बिताने के बाद बिस्तर पे जाओ तो आप सोचो कि जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है कि वह लक्ष्य की तरफ हम कितना बढ़े हैं। आपको ये रोज सोचना होगा, हर दिन सोचना होगा। आज 1 जनवरी है, 1 जनवरी आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर वाकई आप 1 जनवरी सेलिब्रेट करना चाहते हो, अगर आप मुझसे ये पूछना चाहोगे सर आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या मैं सीखूं और कैसे मैं आगे बढ़ूं, तो मैं यही कहूंगा कि 1 जनवरी 2020 याद करो और आज का दिन याद करो और उस 365 दिन में आपने क्या किया वो सोचो। अपने आप आपके सामने आपकी कमियां नजर आ जाएंगी और जो कमियां की है उसे 2019 में नहीं। कोशिशें हैं अशोक सर की, लगातार आपके एकेडमिक की क्लासेस चल रही हैं, ये आपकी नींव है फ्रेंड्स। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर आप आगे सिविल सेवक बनना चाहते हैं तो आज आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना होगा, आज केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी होगी, आज आपको मैथ और रीजनिंग अच्छे से पढ़नी होगी। और जो आप एसएससी की तैयारी, जहाँ पूरा निर्देशन विवेक सर का चल रहा है, आप कई बार सुनते हैं कि टीना डॉबी पहले साल में आईएएस बन गए। अतहार इमाम जो था सेकंड रैंकिंग रहा 2014 में पहली बार, कैसे वह 1 साल में आईएएस नहीं बना है साहब, आपने उनके पीछे की मेहनत नहीं देखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये फूल हमें कोई विरासत में नहीं मिले हैं, आपने मुझे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। जब आप किसी को बुलंदी पर देखते हैं तो आप ये नहीं समझ पाते उसके पीछे कितनी मेहनत की है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसके पहले आपको कोयले की तरह जलना भी पड़ेगा, तभी आप वह व्यक्ति जो अपने अभ्यास में सबसे अधिक पसीना बहाएगा उसे रणभूमि में सबसे कम खून बहाना होगा। अपनी ट्रेनिंग को कठिन करिए, अपने अभ्यास को, अपने प्रैक्टिस को, अपने पढ़ाई के दरमियान को इतना कठिन करिए कि कल जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए तो मुस्कुरा के आप आंसर लिखिए। आप दुनिया के फर्राटा हुसैन बोल्ट को जानते होंगे। हुसैन बोल्ट जब इतनी कठिन ट्रेनिंग लेने के बाद जब ट्रैक पे दौड़ता था तो फर्राटे की तरह दौड़ता था। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये वक्त क्या है आपका, ट्रेनिंग का है। और एग्जाम कब होगा, मार्च में होगा। तो अपनी ट्रेनिंग को इतनी कठिन करो कि कल एग्जाम में कोई समस्या आपको ना आने पाए। आप विवेक सर से बात करिएगा और पूछिएगा, सिविल में जब आप एंट्री करेंगे, एसएससी में आप आगे बढ़ेंगे, जो पूरी साल भर आप मेहनत करते हैं 365 दिन ना, वो 365 दिन मायने नहीं रखती है। वह 365 दिन के बाद जो 2 घंटे का एग्जाम होता है उसका मैनेजमेंट, उसका प्रेशर आपने कैसे झेला मायने वो रखता है। और उसका प्रेशर आप तभी झेल पाएंगे जब आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप उसके पीछे मेहनत करते हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस आता है। नहीं जाते। मेरी तो ख्वाहिश है कि आप सबको चांद तारे तोड़ कर दूं, मगर चादर से बाहर पाँव फैलाए नहीं जाते। समय की बाध्यता है, कभी मौका मिला और दिन आपके बीच में आऊंगा, लेकिन जो क्लासेस आपकी संचालित की जा रही है उसके इंपॉर्टेंस को समझिए।
उसकी उपयोगिता को समझिए और उन पर ड्रिल करिए, वह हमें ठीक नॉलेज देगा। महात्मा गांधी ने कहा जब किसी के सामने बैठो तो अपने दिमाग के खिड़की दरवाजे खोल के रखो ताकि नए विचार उसमें प्रवेश कर सके, तभी आप सीख पाएंगे। जिस दिन आपको ये लगने लगा कि नहीं हमें पहले से आता है, कुछ नवाचार आप नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं फिर कभी किसी प्रोग्राम में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।